अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 आंख। तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद एक मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और उनकी तवील कैद पर एहतजाज करना था। लेकिन अब जबकि 11 मुहर्रम उल हराम हो चुकी है, ऐसे में मैदान अमल में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी, जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ अब तक एहतजाज की हिकमत अमली अपनाने में नाकाम क्यों है। हालांकि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि 10 मुहर्रम के बाद भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में बानी पीटीआई ने जेल से एक मुकम्मल अवामी तहरीक का नक्शा तैयार कर रखा है। इसके साथ साथ केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई सदर जुनैद अकबर ने भी ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाजी तहरीक का हर सतह पर साथ देगी। लेकिन 11 मुहर्रम तक एहतजाज का वाज़ेह लाएमल सामने ना आया। इस ऐलान और ज़मीनी हकीकत के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को उजागर कर रहा है। और आज अलीमा खान ने मीडिया से बात की और यही बात दोहराई कि बानी पीटीआई ने एहतजाज का लाएमल दे दिया। अलीमा खान कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई है, जिसमें तमाम तर मनसूबा बना लिया गया है। अब अलीमा खान तो यह दावा कर रही है कि जल्द ही एहतजाज का आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कोई हतमी तारीख नहीं दी जा सकी, जिससे यह ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक में हिचकिचाहट से काम ले रही है और इस ताख़ीर और हिचकिचाहट के पीछे चंद मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि तहरीक इंसाफ सियासी थकन का शिकार है। गुज़श्ता 1 साल से तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी, सियासी और तंजीमी आजमाइशों से गुजर रही है। वर्कर्स की बड़ी तादाद गिरफ्तारियों, छापों और पार्टी दफातर की बंदिश से परेशान हो चुकी है। सियासी तजर्बाकारों के मुताबिक वर्कर्स में एहतजाजी जोश अब वैसा नहीं रहा जैसा कि माजी में था और इससे भी बढ़कर बार बार एहतजाजी कॉल्स जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से कारकुनान में मायूसी फैल रही है। फिर एक अहम मसला शदीद गर्मी का है। मुल्क में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने मौसम के लिहाज से इंतहाई सख्त होते हैं। ऐसे में खुले आसमान तले धरने या जुलूस के लिए आवाम की शिरकत महदूद हो सकती है, क्योंकि जिस्मानी मुशक्कत और गर्मी से पैदा होने वाली तभी मुश्किलात सियासी जोश को मांद कर सकती हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज पार्टी की तंजीमी कमज़ोरी है। जैसा कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और कई रहनुमाओं की पार्टी से अलहदगी के बाद पीटीआई तंजीमी ढांचे में शदीद खलल पैदा हुआ है। कारकुनान की सरगर्मी में कमी, मकामी सतह पर राब्ताकारी की कमज़ोरी और क़यादत की अदम मौजूदगी ने पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दिया है। इस कमज़ोरी का मतलब है कि एक मुनज़्ज़म और लंबी तहरीक का आगाज़ बज़ाहिर मुश्किल हो सकता है। एक और मसला पार्टी की अंदरूनी धड़ेबंदी है। हालिया दिनों में पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नज़रियाती और मफादाती गिरोह उभर कर सामने आए हैं। कुछ हल्के मफाहमत की पॉलिसी के हामी हैं, जबकि दूसरे जारहाना तर्ज़ सियासत चाहते हैं। अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अलीमा खान ने एहतजाज करने का ऐलान किया था, लेकिन एहतजाजी तहरीक के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल पर इन्हिसार किया जा रहा है और अली अमीन गंडापुर हुकूमत इस वक्त खुद खतरे की जद में है। और दूसरी जानिब बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत वाज़ेह तौर पर पीटीआई की किसी भी एहतजाजी तहरीक को दबाने के लिए तैयार दिखाई देती है। क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों, इंटरनेट की बंदिश और जलसों पर पाबंदी जैसे इक़दामात तहरीक को महदूद कर सकते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अवामी जज्बात बाज़ हल्कों में पीटीआई के हक़ में हो सकते हैं, लेकिन इन 4 बड़े अवामिल शदीद गर्मी, तंजीमी कमज़ोरी, अंदरूनी इख्तलाफात और रियासती मज़ाहमत की मौजूदगी में तहरीक की कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आते हैं। अब इन तमाम अवामिल के बावजूद तहरीक इंसाफ का ये कहना कि एहतजाज किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तर्जुमान शेख वकास अकरम ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि ताख़ीर की बुनियादी वजह मुहर्रम के एहतराम के अलावा मुशावरत और तंजीमी तैयारी है। पार्टी की कोशिश है कि एहतजाज मुनज़्ज़म हो, गैर तशद्दुद आमेज़ हो और हर हल्के में एक मरबूत निज़ाम के तहत चलाया जाए। इनके मुताबिक एहतजाज सिर्फ किसी मखसूस शहर या मकाम पर महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में बैक वक्त मुजाहरे किए जाएंगे ताकि रियासत पर दबाव डाला जा सके। अब अगर पार्टी इस हफ्ते के अंदर एहतजाज शुरू करने में कामयाब हो जाती है तो ये इसके लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ताख़ीर का सिलसिला मज़ीद बढ़ता है तो न सिर्फ पार्टी की अंदरूनी नज़्म ज़ब्त पर सवाल उठेंगे, बल्कि अवाम में मायूसी की लहर को भी फ़रोग़ मिलेगा। पार्टी वर्कर्स पहले ही सवाल कर रहे हैं कि एहतजाज होगा कब, और अगर क़यादत जल्द इन सवालात का अमली जवाब नहीं दे सकी तो पार्टी की साख को मज़ीद धचका लग सकता है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टी का तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। ऐसे में तहरीक इंसाफ का ये दावा कि हुकूमत एहतजाज से खाइफ होकर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है और अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है और एक बार फिर अपने मतलूबा मकासद को हासिल करने में नाकाम रहती है तो इस सूबे में वो मुज़ाकरात के ज़ाहिर तबाही अपने ऊपर बंद कर सकती है। प्रोविंस के अंदर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खतरे की जद में आ सकती है। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज का इंदिया दिया जा रहा था। यौम आशूर गुजर चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी एहतजाज की तारीख नहीं दे पाई है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि किसी भी वक्त एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी तहरीक है
और एक ऐसे मोड़ के ऊपर है कि जो अदालतों से एक्सपेक्टेशंस थी वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। जो कानून, इंसाफ, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें वायलेट होती दिखाई दे रही हैं और नापैद होती दिखाई दे रही हैं। तो रास्ता क्या बचा है? पॉलिटिकल लोग कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं और मुज़ाकरात के रास्ते मसाइल हल हों, लेकिन इस हुकूमत से ये तवक्को भी नहीं है कि इनके पास मुज़ाकरात के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है या इनके पास कोई इख्तियार मौजूद है कि इनके साथ मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाला जाए। तो आखिरी ऑप्शन यही रह जाता है कि तहरीक। तो देखिए अब ये तो जो मुक़्तदिर हल्के हैं, एक तो उनको भी देखना पड़ेगा कि क्या इस वक़्त जो तहरीक चलेगी और जिससे पाकिस्तान हर 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 शहर के अंदर एहतजाज हो सकता है, तो क्या इससे मुल्क आगे बढ़ सकता है? क्या ये मुल्क ऐसा चल सकता है? अगर नहीं है तो इसका हल क्या है, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक वो इस दफ़ा बड़ी कैलकुलेटेड और हिकमत अमली के साथ आना चाहती है और जितनी भी लीडरशिप है वो सब एक पेज पर होंगी और एक ही लाएमल होगा और उस लाएमल पे सारे अमल जी, करेंगे। ये तो देखना इस पड़ेगा कि एक लाएमल होता है, कंसेंसस होता है इस डिसीजन के अंदर भी नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि अलीमा बीबी ये कह रही है कि एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरपर्सन है बैरिस्टर गौहर, वो ये कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के जरिए से रास्ता निकालेंगे। तो अभी तक तो डिवाइड नजर आ रही है। देखना यह है कि कंसेंसस डिसीजन होता है या नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की केपी गवर्नमेंट है, जो ऑलरेडी बड़ी डिसाइसिव पोजीशन पे खड़ी हुई है, हुकूमत गिर भी सकती है, ऐसे में अली अमीन गंडापुर मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक एहतजाजी तहरीक को लीड करें या लेके चलें? क्या आपने दो बातें कही ना, एक तो केपी गवर्नमेंट के हवाले से बात की, दूसरा आपने कहा कि एक पेज पर नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो मुज़ाकरात की बात है, बिल्कुल हमारे जो पीटीआई में एक एलिमेंट्स या कुछ लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पंजाब की मेन लीडरशिप है जो इस वक्त जेल में है, उनकी तरफ से भी आया है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मुज़ाकरात से तो कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग देखें अभी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, इस वक्त जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा उनके अंदर गम और गुस्सा है। वो जो लीडर कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो कोई उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं इस चीज को। वो कहते हैं जी आप क्या मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो बता दें कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आ जाए एहतजाज करें। तो अब मेरे ख्याल से जो इस वक्त हिकमत अमली बन रही है वो ये कि पहले से मुख्तलिफ होगी और हर लीडर को अपना एक काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और पहले की तरह ये नहीं होगा कि वर्कर पहुंच जाए और लीडर ना हो। हर हर जगह लीडर मौजूद होंगे, डिसीजन लेंगे। जहां तक आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब देखें, उनको कोई खौफ नहीं है। वो एक इमरान खान के सिपाही हैं, वर्कर हैं, भी कर रहे हैं तो इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं। ठीक, लेकिन उनको शौकत यूसुफ से तहरीक चलाने का फैसला किसने करना है? वो अलीमा बीबी ने करना है, वो गंडापुर साहब ने करना है, बैरिस्टर गौहर ने करना है? ये फैसला कौन करेगा सर? फैसला हो चुका है, फैसला इमरान खान ने कर दिया है। अब उसके लिए लाएमल क्या क्या होगा, ये लाएमल तय हो रहा है। और वो और फैसला इसमें तहरीक चलाने का है, वो मुज़ाकरात का नहीं है। नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई माहौल बनाए ना। अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई माहौल तो नजर नहीं आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि नहीं हुए। सर अगर देखिए ना, हुकूमत गवर्नमेंट को को जरूरत ही क्या है इस वक्त? वो तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो गवर्नमेंट हो या मुक्तदरा हो, दे सीम्स टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। देखें, जब आप इतने बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, ठीक है आप गोलियां चला सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है? मुल्क तरक्की तो नहीं कर सकता है ना आगे बढ़ सकता है। मुल्क के लिए हुकूमत चलाने में भी मुश्किलात होती हैं। अगर हम कुछ भी ना करें और सिर्फ बैठ जाएं किसी रोड के ऊपर, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि सिस्टम चल जाएगा? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले अगर कोई गलतियां हमसे भी हुई हैं तो वो गलतियां इस दफा नहीं होंगी इंशाल्लाह। और पूरी कोशिश होगी कि अली अमीन गंडापुर साहब, ये जो आपने कहा कि हुकूमत गिर गिर भी सकती है, किसी का बाप भी नहीं गिरा सकता, इसलिए कि अवामी मैंडेट है और ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मैंडेट है। ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खत्म कर दी तो जाएगी। फिर सर ये अगर लोगों से हल्फ क्यों लिया जा रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता इन्हीं तरीके से। उसकी वजह ये है कि जो लोग इस वक्त हैं तारीख इंसाफ के साथ, वो टाइम टेस्टेड हैं। वो जब नॉमिनेशन पेपर जमा करने से लेके इलेक्शन लड़ने तक जो मुश्किलात वो देख चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उनको तोड़ सकता है सर अभी ना मरकज में भी उनको बड़े टाइम टेस्टेड लोग थे जो फ्लोर क्रॉस कर गए थे।
नहीं, उसमें तो देखिए ना, हमारे साथ इत्तेहादी थे ना। अब उनको तो आप टाइम टेस्टेड नहीं कह सकते। एमक्यूएम कौन से टाइम टेस्टेड है? या कोई और जो लोग थे वो हमारे साथ कहाँ थे? वो तो यहाँ पे भी तो इत्तेहादियों सर की आज़ाद लोग शामिल हुए हुए ना, 35 के करीब आज़ाद आजाद अरकान। नहीं है। सबको तहरीक इंसाफ का वोट पड़ा है, इसमें कोई आजाद नहीं है। आजाद, आप सबको पता है कि जो जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं वो तहरीक इंसाफ के नाम से आए, इमरान खान के नाम से आए। यहाँ कोई आजाद मजाद नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। वो अपने हलकों में नहीं जा सकेगा। ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे काफी मुश्किलें, परवेज खटक जैसा बंदा जो अरसे से अपनी नशिस्तें जीतता आ रहा था और एक इलेक्टेबल था, उसको आपने देखा इलेक्शन के दौरान कि सारी मशीनरी उसके साथ थी सरकारी, लेकिन वो अपनी नशिस्त नहीं निकाल सका। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जब फैसला करने पर आ जाते हैं तो उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। यूसुफ तो जई ये साहब, 26 नवंबर और 9 ऑफ मई रिपीट अगर हुआ तो क्या होगा? देखिए, ये तो मैंने अर्ज किया ना कि वो कोई दोनों जो है ना, वो कोई जानबूझकर तो नहीं हुआ है ना। ना कोई ऐसा है कि कोई प्लानिंग के साथ हुआ है। देखिए, एक सियासी जदोजहद होती है। और 26 नवंबर को तो मैं खुद गवाह हूं कि वो तो एक पॉलिटिकल मूव थी, वहां जाके धरना देना था। और वहां जब लोग पहुंच गए उसके बाद जब फायरिंग शुरू हुई तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक फैसला हुआ है कि पीटीआई को उन्होंने सियासत नहीं करने देनी। तो अब ये फैसला तो आवाम ने करना है कि ये जो हुकूमत है, जो जाली हुकूमत है, क्या इसके पास ये इख्तियार है कि वो अवामी मैंडेट को इस तरह रोन डाले। जो खुद कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो, आज खाकान अब्बासी क्या कह रहा है? आज जुबैर साहब क्या कह रहा है? उनकी बात भी सुन लेना, क्या वो पीएमएलएन के लोग नहीं थे? तो मुफ्ता इस्माइल क्या कह रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इख्तिलाफ रखते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत सबका कबाड़ा कर दिया इन्होंने, सिर्फ अपने इक़्तिदार बचाने के लिए। इस वक्त देखें ना, मईशत गिरती जा रही है। ये कह रहे हैं मईशत बेहतर बेहतर हो गई है। ये कैसी मईशत है जिससे तो आवाम को 1 रुपए का तो फायदा नहीं हो रहा है? तो आप ये कह मुसलसल रहे हैं, महंगाई तो हो रही है। तो फिर सबसे पहले तो एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर अपोजिशन ये होना चाहिए ना कि आम आदमी के साथ खड़ी हो। वो फिर महंगाई की बात करे, बेरोज़गारी की बात करे, इकोनॉमी सेंट्रिक एहतजाज करे, रादर देन कि वो पानी पीटीआई के लिए निकल रहे हों, जिससे ये तासुर बनता है कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए निकलते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। देखिए, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ बानी पीटीआई के को बाहर निकालने के लिए तारीख चल रही है। देखिए, मुल्क के अंदर जमहूरियत तबाह हो रही है। मुल्क के अंदर जो है ना, ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे हैं और रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है। कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है रूल ऑफ लॉ? तो क्या उसके लिए पार्लियामानी जो पार्टियां होती हैं, क्या उनको जदोजहद नहीं करनी चाहिए? तो फिर एक सिर्फ आप ये समझते हैं सर कि पीटीआई इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू प्रोटेस्ट? मेरे ख्याल से तो इस वक्त और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि एक फ्रूटफुल मुज़ाकरात हों, लेकिन मुझे ये फ्रूटफुल मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। यही ऑप्शन है अब, और इसी के साथ चलना होगा। ठीक। और चाहे हुकूमत गोली बरसाए, डंडे बरसाए, जो भी करे, लेकिन इस तरफ से कोई गैर पार्लियामानी हरकत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इस वक्त पुरअमन एहतजाज होगा। ठीक, चाहे ये वेरी क्विकली सर, अच्छा ना होता कि आप ऑपोजिशन को भी साथ मिलाते और ग्रैंड अलायंस बन जाता, मौलाना फजल रहमान की पार्टी साथ होती, लेकिन पीटीआई वो भी मौसर अंदाज में नहीं कर सकी, जिसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो फस्तायत हो रही है, बहुत सारे लोगों को डरा दिया है। तो जाहिर है उनका अपने अपने एजेंडा होता है, अपना अपना। और फिर मौलाना साहब की अपनी नशिस्त आप देखें कि वो अ, मांगी तांगी नशिस्त है ना। वो भी तो फॉर्म 47 की नशिस्त है। अपनी नशिस्त तो वो हार चुके थे। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो वो जाता है आपके ना बारे में फिर। ये कहते हैं, वो आपके बारे जी, में कहते हैं सूबाई हुकूमत मैंडेट नहीं है, जाली मैंडेट के जरिए से आई। मकसद हर किसी ये नहीं है। वो कहें, बेशक कहें, लेकिन सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान की नाहली का रेफरेंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजने का फैसला किया, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ पंजाब असम्बली के ऐवान में हालिया हंगामा आई और उसके नतीजे में 26 अरकान के खिलाफ स्पीकर मलिक अहमद खान की मुतहर्रिक कार्रवाई ने एक अहम आइनी और सियासी बहस को जन्म दिया है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐवान में एहतजाज और शोर शराबा करने वाले अरकान को नाअहल करार देना एक जमहूरी अमल है, या ये एक ऐसा हथियार
बनने जा रहा है जिसके जरिए इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है। और अगर आइंदा हर एहतजाजी आवाज़ को इस खदशे के तहत खामोश कराया जाए कि अरकान को नाअहल किया जा सकता है, तो ये रुझान न सिर्फ जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा बल्कि पार्लिमानी रवायात की रूह के भी मुनाफी है। पाकिस्तान का आइन हर रुकने असम्बली को इजहार राय की आज़ादी देता है, बशर्ते कि वो इजहार पार्लिमानी ज़वाबित और अखलाकी दायरे में हो। ईवान में एहतजाज, वॉकआउट और नारेबाजी जैसी सरगर्मियाँ दुनिया की हर जमहूरी पार्लिमान में मामूल की बात है। पार्लिमानी तारीख उठाकर देखें तो हर दौरे हुकूमत में अपोजिशन की सबसे मौसर आवाज़ ईवान में होने वाले एहतजाजों के जरिए उभरी है। अगर एहतजाज को ही बगावत या गैर पार्लिमानी तर्ज अमल करार देकर सख्त सजाएं दी जाने लगेंगी तो एक ख़तरनाक मिसाल कायम करेगा जो मुस्तकबिल में इख्तलाफ राय को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। बहरहाल अब स्पीकर पंजाब असम्बली पर यह तनकीद हो रही है कि वो खुद सियासी जमात के बयानिए का तर्जुमान बन चुके हैं और आज मलिक अहमद खान ने उन 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन नाअहली का रेफरेंस भेजने पर अपनी सफाई में कहा कि अगर गलत बयानी पर वजीर आजम नाअहल हो सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नाअहल नहीं हो सकते। मिस स्टेटमेंट पर यह कार्रवाई की जा सकती है, मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है, पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है। हल्फ में तो यह कहा कि मैं अपने फराइज मनसबी आईने पाकिस्तान और असेंबली के क्वाइद के मुताबिक अदा करूंगा, तो फिर उसको विलफुली रोज प्लानिंग करके हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करके 12 करोड़ लोगों के राइट टू बी रिप्रेजेंटेड उस मैंडेट को छीनकर इस असेंबली को एक तमाशागाह बनाकर तो फिर बंद करें ये बात। या ये सवाल भी अहमियत इख्तियार करता है कि अगर ईवान में शोर शराबा या एहतजाजी रवैया नाअहली की बुनियाद बनेगा तो कल कोई भी मुंतखब रुकन किसी हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करेगा। एक जमहूरी ऐवान का हुस्न ही होता है कि इसमें मुख्तलिफ आवाज़ें उठती हैं, बहस होती है, मुखालिफत होती है और फिर अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। अगर इन आवाज़ों को दबाने के लिए आइनी दफात का सहारा लिया जाए या स्पीकर को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ईवान एक तमाशा बनकर रह जाएगा। इस वक्त हसन मुर्जा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिर्फ इस बुनियाद पर कि अरकान ने शोर शराबा किया, बजट कॉपियाँ फाड़ दी, इस बुनियाद पे नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देना, ये एक तो बहुत संगीन इकदाम है, बहुत सख्त इकदाम है। क्या ये जस्टिफाइड है हसन मुर्जा साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पे पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है और मैंने तो बड़ा वाज़िया उस पर ये गुजारिश की थी कि किसी भी तरीके से पार्लियामान के अंदर गैर पार्लिमानी हरकत और सकनात या कोई भी ऐसी चीज़ जो जमहूरियत के मुनाफी हो वो कतन बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। यकीनन उस पे जो भी स्पीकर साहब एक्शन लें वो मुनासिब है, लेकिन इतनी इंतहा कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस भेज देना, उनको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए कह देना, ये तो कल को एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कौन तयन करेगा इसका कि इस पे डिस्क्वालिफिकेशन बनती है या इस पे आप असेंबली सेशंस में उन्हें बैन कर दें, पाबंदी लगा दें, उनको फाइन कर दें अगर वो कोई नुकसान करते हैं। तो उनकी अगर बदतमीजी की या उसकी इंतहा है तो दूसरी तरफ से भी कोई इस किस्म का नहीं किया जा रहा। हालांकि स्पीकर साहब जो हैं वो बड़े तहम्मुल मिजाज, बड़े धीमे मिजाज के साथ हाउस को चलाना और अच्छी रिवायात कायम की हैं उन्होंने, लेकिन इस इशू पे वो इतना संजीदा और इतना इंतहाई इकदाम करने पे समझ से बालातर है। हसन मुर्जा, देखिए ये एहतजाज होना, कॉपियां फाड़ना, शोर शराबा, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मतलब वो सूबे की सतह पर हो, सूबाई असम्बली में या नेशनल असम्बली के अंदर हो, बल्कि दुनिया भर के अंदर होता है। स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती अरकान की दरखास्त पर यह किया जा रहा है। 62 और 63 से मुतालिक उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं मैं उसको मानता ही नहीं। देखिए, 62-63 को ना मानना वो एक अलग चीज है। मैं समझता हूँ कि 62-63 भी पार्लियामान पे एक हमला था और वो जनरल ज़ियाउल हक ने शुरुआत की और उसके भी मखसूस मकासद थे जिसके लिए उसने की। अब मेरी गुजारिश सुन लेना। चीज ये है कि जो मैंने तो पहले अर्ज की है कि जो उन्होंने किया है, कॉपियां फाड़ देना, प्रोटेस्ट करना, अपनी सीट पे खड़े होके
नारेबाजी करनी, स्लोगन रेज करने, वो सारा उनका हक है। लेकिन ये हक भी तो नहीं है ना कि वो उनकी सीएम आई हो और वो एक खातून भी हो, उन पे डायरेक्ट नाम लेके हमले करने, फिर मिनिस्टर के मुंह के ऊपर कॉपियां मारनी बजट की। ये चीजें नामुनासिब हैं, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और इस पे होना चाहिए। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इतना इंतहाई इक़दाम जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी पार्लियामान के अंदर उनके साथ जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, उन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनको फाइन करना चाहिए जो उन्होंने वैसे बड़ा माइक तोड़े इंटरेस्टिंग है हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब की ये हरकत नुकसान सकनात जो अब पहुंचाए। नामुनासिब लग रही हैं, ये उस वक्त भी नामुनासिब लगनी चाहिए थी ना जब अता तारड़ साहब नेशनल असम्बली के अंदर जो इशारे कर रहे थे, मैं स्क्रीन के ऊपर वो चलवा भी नहीं सकता सर। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल वो गलत है। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा। जी मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एलएफओ पे इससे ज्यादा एहतजाज किया। हम हर रोज की बुनियाद पे असेंबली से निकाले जाते थे, हमारी रुकनीत सस्पेंड की जाती थी, हमें कॉलर से पकड़ के पुलिस ले जाती थी, वापस आ जाते थे, फुल प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन हमने ये कभी नहीं किया कि हम किसी के लीडर की खवातीन के ऊपर हमला करें, उनके नाम लेके उनको चोर कहें, उनको ये कोई तरीका नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और बाकी एहतजाज करने पे मैं तो कह रहा हूँ कि एहतजाज इससे भी सख्त करें, ठीक कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजें जो आदमी के बर्दाश्त से बाहर हो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक। अच्छा हसन मिर्ज़ा साहब, मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद क्या हुकूमती सतह पर भी कुछ चेंजेस, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई काबीना को ज्वाइन करना, इस हवाले से कोई डेलिब्रेशंस हो रही? मेरा नहीं ख्याल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़बानी कलामी एक खबर की हद तक जरूर है, लेकिन ऐसी कोई बात जो है वो चल नहीं रही। और अगर कोई होती तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर इतना कोई छुपा रही होती। अब अपनी सीईसी में जाते, वहां पे हम फैसला करते, हम आके ज्वाइन कर लेते। असद मिर्ज़ा साहब, लास्टली प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के मुताल्लिक कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ तब्दीली हो रही है या कुछ हल्के खुश नहीं है। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है सर? देखिए, कोई हल्का खुश हो या ना हो, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करेंगे जो वो मुनासिब समझते हैं। तो इसलिए किसी को खुश करने के लिए तो हम सदारत नहीं कर रहे। अगर किसी को ना हुआ, आईनी तौर पर अगर कोई हमें हटाता है तो हम यकीनन उसे फेस करेंगे। बाकी सदर आसिफ अली जरदारी इलेक्टेड सदर है, कोई नॉमिनेटेड नहीं है कि कोई आएगा और पकड़ के हमें बाहर निकाल देगा और हम चुप करके घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आईनी तरीके से अगर कोई हमें निकालता है तो यकीनन हम उसके लिए तैयार हैं। आप ये समझते हैं कि ये खबरें महज अफवाहें हैं या जो एयर में इस वक्त रूमर्स चल रही हैं उनमें किसी ना किसी हद तक कोई सच का एलिमेंट भी है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी। ये रूमर्स की हद तक ही है और दिल को खुश करने के लिए ये चीजें जो है ये चलती रहती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मिर्ज़ा साहब आपके वक्त के लिए। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। हादसात अक्सर अचानक पेश आते हैं, लेकिन अगर उनकी जड़ में गहराई से देखा जाए तो अक्सर इंसानी गफलत का उनसर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। चाहे वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो, एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करना हो, ये जिम्मेदारी से आंखें चुराना शामिल हो, ये लापरवाही एक लम्हे में खुशियों भरे लम्हों को गम में बदल सकती है। ऐसे वाक़यात न सिर्फ मुतासर अफराद बल्कि उनके ख़ानदानों पर भी गहरे असरात छोड़ जाते हैं। जैसा कि कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 27 अफराद जान की बाजी हारे। यह हादसा न सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों के लिए एक करबनाक अलमिया है बल्कि शहरी इंतज़ामिया, मुतल्लिका इदारों और माशरे के तमाम तबकात के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। ऐसे सानियात अचानक पेश आते हैं, लेकिन अगर उनके पस मंज़र में झांका जाए तो अक्सर एक मुश्तरका अंसर सामने आता है जो इंसानी गफलत और लापरवाही का होता है। जैसा कि इमारतों की तामीर और मरम्मत के ज़वाबित हर शहर में मौजूद है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में इन कवानीन पर अमलदारी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ख़ासतौर पर पुराने इलाकों जैसे लियारी, खारदर और सदर में कई इमारतें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, लेकिन उनकी निगरानी, मरम्मत या इन्हदाम के लिए कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है।
मुतल्लिका इदारे जैसा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन इमारतों की सूरत हाल का इल्म होता है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर कार्रवाई उस वक्त होती है जब हादसा हो चुका होता है और जानी नुकसान हो चुका होता है। बहरहाल सिंध हुकूमत इस साने पर एक्शन ले रही है और आज इस हादसे पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए, जिनमें गफलत बरतने पर DG SBCA को ओहदे से हटा दिया गया है। बाकी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जबकि जाबाक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाब मेमन कहते हैं कि तहकीकात की रोशनी में वाक़े का मुकदमा दर्ज होगा और हादसे में किसी सरकारी अफसर की कोताही के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया लियारी में हुआ, इस दुख की घड़ी में उनके लवाहिकीन के साथ उस गम में बराबर के शरीक हैं। इस पूरे वाकये में जिनकी कोताही है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। इलीगल और ख़तरनाक जो इमारतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको देखने के लिए उनका क्या क्या किरदार, तो उसके TORs मौजूद है पहले से। हमने उन कमेटीज़ को भी मज़ीद फ़ाल करने का फ़ैसला किया और अगर TORs में कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होगी तो हम उनको मज़ीद बेहतर भी कर लेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर कुछ फ़ैसले थे जो किए गए हैं और अगर आगे चलकर जो कमेटी की रिपोर्ट आती है वो अगर कोई रिकमेंडेशंस देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो फाइंडिंग्स भी दें और रिकमेंडेशंस भी दें कि क्या कार्रवाई भी करें और आइंदा इन फ्यूचर इन चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। तवक्को की जा सकती है कि इस वाक़े की गैर जानिबदार इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ एक बिल्डिंग की गिरने का मामला नहीं है, बल्कि शहरी मनसूबाबंदी, इंतजामी बदइंतजामी और समाजी बेहिसी की अलामत भी है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, वहाँ अगर बिल्डिंग सेफ्टी का निज़ाम नहायत नाकिस है तो ऐसे सानेहात का तसलसल रुकना मुमकिन नहीं है। मौजूदा वाक़या दरअसल एक वार्निंग है कि अगर हुकूमत, बल्दियाती इदारे और माशरती तंजीमों ने फौरी और मरबूत और मौसर इकदाम ना उठाए तो इस जैसे कई और सानेहात हमारे सामने होंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक जामे सर्वे कराए, जिसके ज़रिए शहर भर में ख़तरनाक इमारतों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके इन्हदाम के लिए मौसर जामे हिकमत अमली बनाई जाए, वहाँ से लोगों की नकल मकानी और उनके रहने के लिए टेम्प्रेरी जो भी बंदोबस्त हुकूमत कर सकती है उनको छत मैसर करने के लिए वो किया जाए और ये जो मौजूदा वाक़या है इसको एक टेस्ट केस बनाया जाए। तो ज़ाहिर है मुस्तकबिल के अंदर इन वाक़यात की रोकथाम सकती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। लाहौर के इलाके शादरा में पेश आने वाला अफसोसनाक हादसा न सिर्फ एक इंसानी सानिया है बल्कि हमारे माशरती, कानूनी और अखलाकी निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। एक 14 साल कम सिन बच्चे की जानिब से बगैर लाइसेंस और किसी बड़े की निगरानी के गाड़ी चलाना और इसके नतीजे में एक शख्स की जान जाना और 5 का शदीद ज़ख्मी होना किसी लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं है। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम बतौर माशरा कहाँ खड़े हैं और क्यों बार बार ऐसी गफलत हमारी कीमती जानें निकल रही है। सवाल ये है कि एक 14 साल बच्चा गाड़ी की ड्राइविंग सीट तक पहुंचा कैसे? ये मुमकिन नहीं है कि वालिदैन या सरपरस्त इस अमल से लाइल्म हो। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कम से कम 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है, लेकिन आए रोज़ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जहां नौउम्र बच्चे गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर तेज़ रफ्तार सवारियों को बिला खौफ व ख़तर चला रहे होते हैं। ये एक ऐसा रुझान बनता जा रहा है जो मुहलिक नताइज का बाइस बन रहा है और यही नतीजा शादरा के वाक़े में भी देखने को मिला। ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि हमारे यहाँ कवानीन तो मौजूद हैं, जैसा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर FIR दर्ज करने का कानून है, लेकिन इस कानून पर मौसर अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आता है। पुलिस या मुतल्लिका हुकाम तभी मुतहर्रिक होते हैं जब कोई वाक़या पेश आ जाता है। ये हादसा ज़ाहिर है ये कोई रद्द-ए-अमल या कल्चर माशरे में कानून की वक़्त को कमज़ोर करता है। सवाल पैदा होता है कि अगर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, चालान और रूटीन चेकिंग का निज़ाम मौसर होता तो क्या ये बच्चा सड़क पर आ भी पाता? ये एक अहम पहलू है जिस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है, वो माशरती गफलत और अमूमी रवैया है। हमारे माशरे में अक्सर नौउम्र बच्चों की गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल चलाने को फ़ख्र का बाइस समझा जाता है। सोशल मीडिया पर बच्चों की ड्राइविंग वीडियोज़ को शेयर करना, दाद देना और तरगीब देना एक संगीन गलती है। ऐसे रवैये वालिदैन को हौसला देते हैं कि वो बच्चों को कम उम्री में गाड़ी चलाने की इजाज़त दें, तो एक जानलेवा फैसला साबित हो सकता है। बहरहाल अब इस हादसे के बाद पुलिस की जानिब से गाड़ी को तहवील में लेना और बच्चे को हिरासत में लेना बज़ाहिर एक बरवक्त इकदाम लगता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये इकदाम काफ़ी है? महज एक कमसिन बच्चे को सज़ा देना मसले का हल नहीं हो सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का भी जायज़ा लेना होगा कि बच्चे को गाड़ी तक रसाई किसने दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा गाड़ी पर काबू ना रख सका और इसके नतीजे में ये जानलेवा हादसा पेश आया। इससे ये वाज़ेह होता है कि ना सिर्फ बच्चा गाड़ी चलाने में माहिर नहीं था बल्कि गाड़ी की रफ्तार भी हद से तजावुज़ कर रही थी। बहरहाल शादरा का ये वाक़या महज एक हादसा नहीं बल्कि हमारे निज़ाम की कई कमज़ोरियों का अक्कास है।
ये वक्त है कि हम बतौर कौम इस मसले का इदराक करें और इसे रोकने के लिए ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करें बल्कि अमली इक़दाम भी करें, वरना हम मज़ीद कीमती जानों को खोते रहेंगे। और बहरहाल जो टाउन पुलिस है उसने जाबाक शहरी के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस कम उम्र ड्राइवर्स की खिलाफ वर्जियों पर इजहार बरहमी भी है और इसके साथ साथ कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म भी सादर किया। अब देखना यह है कि इन हादसात में कमी वाक़ई होती है या नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं तो इक्का दुक्का ज़ाहिर एक दो दिन के लिए इस तरह की सेंसिटिविटी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद फिर जो है चुप साध ली जाती है, यह खामोशी होती है, सुकूत होता है और फिर जब कोई हादसा होता है तो फिर इस तरह का तहर्रुक पैदा हो जाता है। श्योर केस के बाद इसको एक टेस्ट केस समझते हुए मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक मौसर हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।